My name is Professor Zuhaib Hassan and I'm your physics teacher. जी बेटा, आज मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। जी, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए, इनको हम फर्दर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बताता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो वो अपनी हालत को बरकरार रखेगी। कब तक? जब तक के कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगकर उसको उसकी हालत बदलने पर मजबूर ना करे, तब तक वो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन बरकरार रखेगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनर्शिया किसी भी बॉडी की अपनी हालत को बरकरार रखने की सलाहियत का नाम है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये एक ऐसा लॉ है जो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे अप्लाई होगा, यानी कि सिर्फ ऐसी सिचुएशन पे अप्लाई होगा जिसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0। राइट बेटा, तो ये लॉ ऑफ मोशन ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अप्लाई होगा, यानी कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जी बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या चीज है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको बताता है कि अगर कोई बॉडी है आपके पास, अगर उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो वो जो एक्सेलरेशन उस बॉडी के अंदर पैदा हो रहा होगा, वो एक्सेलरेशन उस पर लगाई जाने वाली फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उस बॉडी के मास के साथ उसका रिलेशन इनवर्स होगा। अगर इन दोनों एक्सेलरेशन के रिलेशंस को मैं कंबाइन करके लिखूं तो मैं एक सिंगल रिलेशन बना सकता हूं, A is directly proportional to F over m। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं तो A is directly proportional to F and inversely proportional to m। अगर मैं F over m की बात करूंगा तो ये A के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये रेशियो। राइट बेटा, अब मैं इक्वालिटी लगाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट लगाऊंगा K, जिसकी सिस्टम इंटरनेशनल वैल्यू 1 है। राइट बेटा, अगर मैं ये 1 यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास A का रिलेशन आ जाएगा F over m, तो इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ma, तो F is equal to ma आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी, जो कि बहुत मशहूर यानी कि फेमस इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। राइट बेटा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ आते हैं तो ये बहुत मशहूर लॉ है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लाइक अगर आप एक बॉल दीवार के साथ मारते हैं तो वो बॉल उसी एनर्जी के साथ वापस आता है अगर हम आइडियल कंडीशंस की बात करें। लेकिन अगर सामने दीवार नहीं होती और मैं बॉल को फेंकता हूं और वो बॉल आगे की तरफ मूव कर जाती है, वापस नहीं आती, तो मैंने एक्शन तो किया लेकिन रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? तो रिएक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिएक्शन के लिए एक कंडीशन है कि रिएक्टिंग बॉडी का होना जरूरी है। अगर रिएक्टिंग बॉडी मौजूद नहीं है तो आपका ये लॉ वहां अप्लाई नहीं होगा। तो इस लॉ के लिए रिएक्ट करने वाली बॉडी का होना जरूरी है। राइट बेटा, तो इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज मोमेंटम। इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो एरो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? मोमेंटम की दो डेफिनेशंस है, एक थ्योरेटिकल है और एक मैथमेटिकल है। थ्योरेटिकल डेफिनेशन के मुताबिक द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, यानी कि एक बॉडी में जो हरकत की मिकदार है वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो मैथमेटिकली ये एक मूव करती हुई बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, एक मूविंग बॉडी के मास को और उसकी वेलोसिटी को, तो दोनों का प्रोडक्ट आपको मोमेंटम की वैल्यू देगा। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि इस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। राइट बेटा, तो मोमेंटम की डायरेक्शन मूविंग बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही होगी। तो इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं किस तरह से होगी। जी बेटा, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के मुताबिक इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है P is equal to mv, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन पे इस मोमेंटम की डायरेक्शन डिपेंड कर रही है। तो यहाँ इस इक्वेशन को देखते हुए इसका जो यूनिट बन रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड को चेंज करूं तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड। अगर मैं न्यूटन बनाने के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनाऊं तो मुझे एक सेकंड से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और यहाँ ये न्यूटन सेकंड बन जाएगा। राइट बेटा, अब यहां जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इट इज रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बेटा आप मैट्रिक यानी कि 9th क्लास के अंदर भी देख चुके हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स।
यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है तो वो फोर्स उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी, यानी कि मोमेंटम में तब्दीली की शरह के बराबर होगी। राइट बेटा, तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो कुछ इस तरह से, जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। एंड दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द फाइनल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज द टाइम। तो ये चेंजिंग मोमेंटम आ रहा है mvf माइनस mvi, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये टाइम के लिहाज से आ रहा है। तो आपके पास फोर्स किसके बराबर आ रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर आ रही है। और ये किस तरह से आई है इसको हम आगे प्रूव करने जा रहे हैं। बेटा अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में आए तो यहाँ हमने लेट किया हुआ, लेट हमारे पास एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है और उसका मास m है, और उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, और कितने टाइम के लिए लगती है? t टाइम के लिए लगती है। और वो फोर्स जब इसके ऊपर लग रही है, फोर्स के लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज भी आ रहा है, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी vf हो जाती है। मास इसका सेम रहेगा, वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई है। तो इस फोर्स के लगने की वजह से इस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन भी पैदा हुआ होगा। जाहिर बात है वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी में चेंज ही टाइम के लिहाज से क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जो फोर्स इसके ऊपर लगी है तो उसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, F इज इक्वल टू m। और इस फोर्स के लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी में जो चेंज करवा है उसको हम एक्सेलरेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल आ रहा है vf minus vi over t, and t is that time in which this acceleration is produced। राइट बेटा, अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में यहां पुट करें तो आपके पास फोर्स का एक नया रिलेशन डेवलप हो जाएगा। आइए देखते हैं वो रिलेशन क्या बनेगा। जी बेटा, इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करें तो आपके पास फोर्स की नई वैल्यू क्या बन जाएगी? m into vf minus vi over t, जो कि एक्सेलरेशन की जगह मैंने रिप्लेस किया है। अगर मैं मास को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा mvf minus mvi over t। अगर आप गौर करें तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आ गया। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम। तो ये चूंकि फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल मोमेंटम होगा। अब चूंकि ये इनिशियल वेलोसिटी तो ये इनिशियल मोमेंटम होगा, और इन दोनों का डिफरेंस ले तो ये चेंज इन मोमेंटम होगा, और ये टाइम के लिहाज से आ रहा है। अगर ये टाइम के लिहाज से आ रहा है तो ये रेट ऑफ चेंज मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम को मैंने pf से रिप्रेजेंट कर लिया, फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम को मैंने pi से रिप्रेजेंट कर लिया, इनिशियल मोमेंटम, और ये टाइम t है जिसके अंदर ये चेंज अकर हुआ है। तो ये यहां से ये जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी, the rate of change of momentum of an object is equal to the applied force, ये वही चीज आप यहां प्रूव कर चुके हैं कि applied force बराबर आ रही है rate of change of momentum। राइट बेटा, अगला जो आपके पास टॉपिक आ रहा है इट इज इंपल्स। अब इंपल्स को कैपिटल I सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक बहुत लार्ज फोर्स एक्ट करे लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए, when a very large force acts for a very short interval of time, the product of applied force and time of impact of force is called impulse। तो उस लार्ज फोर्स और उस शॉर्ट टाइम का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इंपल्स का नाम देंगे। तो अगर मैं इस डेफिनेशन के मुताबिक इंपल्स का रिलेशन लिखना चाहता हूं, इंपल्स बराबर आएगी फोर्स इनटू टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ दैट फोर्स F क्रॉस t। लेकिन अगर मैं इस रिलेशन को देखूं, यहां से अगर मैं t को इधर मल्टीप्लाई करूं तो F क्रॉस t बराबर आ जाता है चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब कि मैं इंपल्स को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूं कि द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू व्हाट? इंपल्स। अगर मैं इस इंपल्स के रिलेशन को देखूं तो इसका यूनिट बनता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इसका यूनिट होगा, और यही यूनिट आपको पता है कि मोमेंटम का होता है, और ये चूंकि मोमेंटम के चेंज के बराबर ही है तो इन दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। तो ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो आपके पास इंपल्स है, इंपल्स का यूनिट सेम होता है एज ऑफ मोमेंटम। आपको 3-4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आपने मोमेंटम को चूज करना होगा। मोमेंटम और इंपल्स का यूनिट सेम होता है, दैट इज न्यूटन सेकंड। इसको किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड भी लिखा जा सकता है। राइट बेटा, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।